नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 23 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल कर किए हमने, अब जो शेष प्रश्न है वो हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, अगर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 प्रतिरोधकों को एक श्रेणी में 30 वोल्ट की आपूर्ति के साथ जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध और धारा क्या होगी। क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है जिनका मान है 1 किलो ओम, यानी 3 प्रतिरोधक है, मान लो 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम। इन तीनों को 30 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है, यानी ये 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है, इनको 30 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है। इसका मान है 1 किलो ओम, इसका मान है 2 किलो ओम और इसका मान है 7 किलो ओम। पूछा है कुल प्रतिरोध और धारा क्या होगी, यानी एक तो पूछा है कुल प्रतिरोध क्या होगी, प्रतिरोध क्या होगा, और एक इसकी धारा क्या होगी। देखो पहले तो इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। कुल प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है तो 3, 4 तो प्लस 4 5 जो भी है। R1 का मान क्या है 1 किलो ओम, R2 का मान क्या है 2 किलो ओम, R3 का मान क्या है 7 किलो ओम। ये किलो में है मान, कितना हो गया टोटल 10 किलो ओम। तो इसका क्या हो जाएगा आर टी, इन कुल प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा 10 किलो ओम। अब पूछा है परिपथ की धारा क्या होगी, आई क्या होगी। तो देखो आई बराबर होता है V अपॉन आर, यदि कुल धारा ज्ञात करनी है तो VT अपॉन आर टी। परिपथ धारा पूछी है तो आई टी बराबर VT अपॉन आर टी। V का मान क्या है 30 वोल्ट। परिपथ का प्रतिरोध कितना है 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम में तो किस प्रकार से लिखेंगे 10 इंटू या किलो में लिख देते, चलो ये हो गया 10 किलो ओम यानी 10,000 ओम। तो कितना हो जाएगा 0 से 0 3 में 1000 का भाग लगे तो कितना हो गया 0.003 एम्पियर। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है मिली एम्पियर में दे रखा है, तो मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा ये 1 2 3, तो 3 मिली एम्पियर। तो धारा का मान कितना हो जाएगा 3 मिली एम्पियर। तो आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध तो हो जाएगा 10 किलो ओम और धारा हो जाएगी 3 मिली एम्पियर। 10 किलो ओम 3 मिली एम्पियर किस में है, सी ऑप्शन में। देखो 10 किलो ओम 3 मिली एम्पियर, तो राइट आंसर क्या हो गया सी, 10 किलो ओम 3 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है एपीटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र है। एपीटी क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र यानी क्या होता है, पिच ऑफ क्षेत्र सेंचुरेशन क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया सेंचुरेशन क्षेत्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। था एपीटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र सेंचुरेशन क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो गया ए सेंचुरेशन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कम प्रतिरोध वाले यानी कम मान वाले कम प्रतिरोध मान वाले मान को के इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जाता है, यानी जो निम्न मान प्रतिरोध होते हैं इनको कैसे मापा जाता है, यानी एक्चुअल मान कैसे किस विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तो निम्न मान वाले प्रतिरोध कौन से होते हैं, जिसका मान 1 ओम से कम है वह निम्न मान प्रतिरोध कहलाते हैं, यानी 1 ओम या इससे कम मान वाले प्रतिरोध निम्न मान प्रतिरोध कहलाते हैं। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मान वाले प्रतिरोध मध्यम मान प्रतिरोध कहलाते हैं, और 100 किलो ओम से उच्च मान होते हैं वो उच्च मान प्रतिरोधक कहलाते हैं। तो इसमें पूछा है निम्न मान, यानी 1 ओम से कम मान प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोधकों को मापने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो 1 ओम से कम मान के जो प्रतिरोध है उसे मापने के लिए वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर विधि या केल्विन सेतु विधि या विभव मापी द्वारा मानक से अज्ञात की तुलना विधि, यानी से हम तो केवल तुलना विधि भी कह सकते हैं, का प्रयोग करते हैं।
तो आप देखो यानी या तो वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर विधि या केल्विन सेतु विधि या तुलना विधि। अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ओम मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, केल्विन डबल ब्रिज और वेन ब्रिज। तो केल्विन सेतु विधि से माप सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी केल्विन डबल ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो गया डी केल्विन डबल ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, माप की सबसे छोटी इकाई जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी एक उपकरण जो है वो छोटी से छोटी जो इकाई वो दर्शा दे, यानी जो माप वह विक्षेपित हो जाए, या छोटी से छोटी इकाई वो सबसे छोटी इकाई जो दर्शा सकता है यानी विक्षेपित हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी रेजोल्यूशन है वो उस मीटर की माप की सबसे छोटी इकाई है जो वह दर्शा सकता है, यानी एक उपकरण के लिए है, यानी जो मापक उपकरण है जिस पर वह जिस मान पर वह विक्षेपित हो जाए, यानी जिसको वह दर्शा सके, छोटी से छोटी इकाई जिसको वह दर्शा सके, वह उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ए रेजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी विद्युत वाहक बल की आवश्यकता क्यों होती है, यानी ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है। अब ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन को भगाने से रोकने के लिए, रोकने के लिए नहीं होता, भगाने के लिए, तो कहता तो सही है, इन इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं होता है। असंतुलित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को इंसुलेट करना, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करना, यानी भगाना या गति प्रदान करना, तो ये सही है। चालकता के गुण के को प्रतिरोध में बदलना, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो गया सी, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सरल वोल्टाइक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, यानी वोल्टाइक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो भी यानी प्राथमिक सेल है, जैसे कि वोल्टाइक सेल है, डेनियल सेल है, लेकलांची सेल है, शुष्क सेल जिसे हम कार्बन जस्ता सेल कहते हैं, पारा यानी मरकरी सेल है, तो जो भी ये प्राथमिक सेल है इनका यानी जो नेगेटिव प्लेट होती है जिंक की होती है, केवल एक लिथियम सेल में नहीं होती है, यानी लिथियम सेल की नेगेटिव प्लेट लिथियम की होती है। बाकी जो भी प्राथमिक सेल है जैसे कि वोल्टाइक है, डेनियल है, लेकलांची है, या शुष्क सेल है, या पारा सेल है, तो इनमें सभी में जो नेगेटिव टर्न में इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ते का होता है, यानी जिंक का होता है। तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टाइक सेल का पूछा है तो जिंक का, यदि डेनियल सेल का पूछता तो भी जस्ता, यदि ये पूछ ले कि शुष्क सेल या कार्बन जस्ता सेल तो भी जिंक का होता है नेगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जिंक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक गीला सेल यानी वेट सेल है, यानी इसमें से कौन सा एक जो गीला सेल है वो है लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, क्लार्क सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सभी। तो लेड एसिड सेल है वो एक गीला सेल है, इसे हम यानी गीला सेल भी कहते हैं लेड एसिड सेल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेड एसिड सेल। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है वह काफी मजबूत चुंबकित किया जा यानी चुंबक बनाया जा सकता है, वह पदार्थ जिसको सरलता से चुंबकित किया जा सके और इसका मजबूत चुंबक बनाया जा सकते, तो वह होगा लोहा चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। जबकि जिसे हम चुंबकित नहीं बना सकते तो वो होता है डाया मैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें चुंबक बनाना है तो आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है और मजबूत चुंबकित किया जा सकता है, तो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ भी इसे हम कह सकते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिसमें उच्च धारण शक्ति होती है उनका प्रयोग किसके बनाने में किया जाता है, यानी वह पदार्थ जिसकी धारण शक्ति उच्च होती है उसे हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लेते हैं, और जिसकी धारण शक्ति कम होती है उसे हम अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट अस्थायी चुंबकीय होती है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। धारण शक्ति क्या होती है कि किसी पदार्थ को
चुंबकीय क्षेत्र में रख कर वापिस हटा लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व अवशिष्ट रह जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति उसकी धारण शक्ति कहलाती है। जिस पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है यानी उसकी धारण शक्ति ज्यादा होती है उसे स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं, और जिसकी धारण शक्ति कम होती है या अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम होता है उसे अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं बनाने में किया जाता है। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारण शक्ति ज्यादा है तो परमानेंट मैग्नेट यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक होता है। यानी एक ट्यूबलाइट परिपथ के अंदर चौक लगाते हैं तो चौक से क्या होता है, शक्ति गुणांक पश्चगामी हो जाता है तो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चगामी या लैगिंग यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, धारिता से प्रभावित नहीं होता यानी कैपेसिटेंस इसमें से किस कारक से प्रभावित नहीं होता है? तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यानी जो संधारित्र है उसकी जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है? देखो, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी समानुपाती एरिया यानी जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होता है। सी समानुपाती n-1 यानी प्लेटों की संख्या के समानुपाती होता है। n-1 कहाँ से है? प्लेटों की संख्या -1। -1 इसलिए कि प्रथम और लास्ट प्लेट है वो आधी आधी काम करते हैं इसलिए n-1। तो सी समानुपाती n-1। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पेरा विद्युतिक सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है तो सी समानुपाती के। और प्लेटों के बीच की दूरी या अचालक की मोटाई पर विलोमानुपाती होता है तो सी समानुपाती 1/d। तो इन कारकों पर इसके अलावा तापमान पर भी प्रभावित होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कुछ सीमा तक है। तो अब देखो, धारिता से प्रभावित नहीं होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के यानी अचालक नियतांक हम कह सकते हैं डायरेक्ट पदार्थ, इससे भी प्रभावित होता है। आवर्ती से प्रभावित नहीं होता है। प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस इससे भी प्रभावित होता है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती से प्रभावित नहीं होता है। तो धारिता आवर्ती से प्रभावित नहीं होती, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटरों को एक श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसकी कुल धारिता क्या होगी? क्या कह रहा है कि 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। यानी किस प्रकार से कह रहा है कि 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र है और श्रेणी में जोड़ा जा रहा है। मान लो, यानी किस प्रकार से कह रहे हैं कि 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। मान लो ये 4 पिकोफैरेड का है और ये भी 4 पिकोफैरेड का है, तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा यानी सीटी बराबर क्या होगा? तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, श्रेणी क्रम में संधारित्र लगे हुए हैं तो कुल कैपेसिटेंस किस प्रकार से निकालेंगे? सूत्र क्या है? सीटी बराबर 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। या दूसरा सूत्र क्या है? यदि समान मान के कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो CT बराबर C/N। तो यहाँ C का मान क्या है? 4 पिकोफैरेड, तो 4/N कितने, संख्या कितनी है? 2। तो कितना हो गया? 2 किस में आएगा? पिकोफैरेड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पिकोफैरेड। तो किस में है? ए ऑप्शन सही होगा इसका। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यानी 2 पिकोफैरेड, यानी समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इस प्रकार से हम सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो राइट आंसर हो गया ए, 2 पिकोफैरेड। अगला क्वेश्चन है, इंडक्टेंस को से दर्शाया जाता है। यानी इंडक्टेंस को किस से दर्शाया जाता है? इंडक्टेंस को दर्शाते हैं हम एल से, यानी इंडक्टेंस को दर्शाते हैं एल से और कैपेसिटेंस पूछ ले तो सी से। तो इसमें इंडक्टेंस को किस से दर्शाएंगे? एल से। अब देखो, और क्या दे रखा? एन तो कोई संख्या को दर्शाते हैं हम आर
प्रतिरोध को दर्शाते हैं, जेड इम्पीडेंस को दर्शाते हैं, सी कैपेसिटेंस को, एल इंडक्टेंस को। तो राइट आंसर हो गया एल इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंट कर्व किसके बनाम आवर्ती प्लॉट होता है। यानी जो रेजोनेंट कर्व है वो किस पर बनाया, किस किस का बनाया जाता है। जो रेजोनेंट वक्र या कर्व हम कहते हैं किसमें, श्रेणी अनुनाद परिपथ में। श्रेणी अनुनाद परिपथ में जो रेजोनेंट कर्व बनाया जाता है वो वोल्टेज और आवर्ती पर बनाया जाता है, यानी वोल्टेज बनाम आवर्ती पर। यदि समांतर में पूछ लेगी, समांतर रेजोनेंट परिपथ में रेजोनेंट कर्व बनाया जाता है तो समांतर परिपथ में धारा और आवर्ती पर बनाया जाता है, यानी धारा और आवर्ती का जो वक्र होता है वो रेजोनेंट वक्र कहलाता है समांतर परिपथ में। और श्रेणी परिपथ में वोल्टेज और आवर्ती का, क्योंकि श्रेणी परिपथ में धारा का मान तो समान होता है, तो वोल्टेज और आवर्ती का जो वक्र होता है वो विशेषता विश्लेषण होती है, उसे रेजोनेंट कर्व कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका बनाया जाता है, यानी वोल्टेज बनाम आवर्ती का प्लॉट होता है। तो राइट आंसर हो गया ए, वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले असंतुलित भार में प्रत्येक फेज का शक्ति गुणांक होता है, यानी अनबैलेंस्ड 3 फेज लोड है तो प्रत्येक फेज का शक्ति गुणांक क्या होगा। यदि अनबैलेंस्ड लोड है तो प्रत्येक फेज का शक्ति गुणांक भी अलग अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो, विपरीत संकेतों वाला एक समान, निर्धारित करना मुश्किल है अलग अलग है, और उस मान का जिसके कुल योग यूनिटी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलग। तो शक्ति गुणांक अलग अलग प्राप्त होता है, प्रत्येक फेज का शक्ति गुणांक अलग होता है। तो राइट आंसर हो गया अलग, डी। अगला क्वेश्चन है, एक संकेतांक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम के अधीन होता है, यानी एक जो संकेतांक प्रकार का उपकरण है उसके मूविंग सिस्टम में क्या होता है। देखो कौन कौन सा होता है, एक संकेतांक प्रकार के 3 प्रकार के, यानी जो संकेतांक प्रकार का उपकरण है उसमें 3 प्रकार के टॉर्क होता है। एक तो होता है डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपण टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण टॉर्क, और एक होता है डैम्पिंग यानी अवमंदन टॉर्क। तो कौन कौन से हो गया, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। अब डैम्पिंग टॉर्क 3 प्रकार का होता है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग, यानी क्रांतिक, अति और अप। तो अब ऑप्शन देखो, इसमें कौन कौन से टॉर्क बनते हैं। देखो डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी विक्षेपण टॉर्क ये बनता है, कंट्रोलिंग टॉर्क यानी नियंत्रण टॉर्क ये भी बनता है, और डैम्पिंग ये भी होता है, यानी डैम्पिंग टॉर्क 3 प्रकार होते हैं, तो ओवर डैम्पिंग होता है, अंडर डैम्पिंग ये भी होता है, ये सभी। तो उपरोक्त सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है। जो दिया गया है इनमें से किसका प्रयोग एक स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। एल्निको, वाईएलआई, सिलिकॉन स्टील, रॉट आयरन और फेराइट। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए 2 प्रकार के पदार्थ होता है, एक तो एल्निको और एक होता है एल्कोनेक्स। तो देखो एल्निको क्या होता है, एक मिश्रण ही होता है एल्निको। जो एल्निको होता है वो एक मिश्रण होता है एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा, इसका मिश्रण होता है एल्निको। इसके अलावा एल्कोनेक्स भी होता है, एल्कोनेक्स में के मिश्रण में क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकिल के स्थान पर तांबा, कोबाल्ट और लोहा। तो ये दोनों स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, एल्निको और एल्कोनेक्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्निको, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता में व्यक्त की जाती है। तो वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता क्या होती है
कि प्रति वोल्ट ओमिक प्रतिरोध उसकी संवेदनशीलता कहलाता है, यानी प्रति वोल्ट 1 वोल्ट के लिए जो ओमिक प्रतिरोध है उसको हम उसकी संवेदनशीलता कहते हैं। मान लो कोई वोल्ट मीटर है जिसका कुल प्रतिरोध मान लो कि 1000 ओम है, उदाहरण के तौर पर मान लो 1000 ओम है, यानी उसके जो मीटर है इसका जो प्रतिरोध है मान लो कि 1000 ओम है और इसकी पठन सीमा 10 वोल्ट है, यानी इसका जो कुल पठन की सीमा है जिसे हम फुल पूर्ण स्केल डिस्प्ले FSD कह सकते हैं, फुल स्केल डिस्प्ले, तो ये है 10 वोल्ट। तो इसका जो संवेदनशीलता वो क्या होगी कि कुल प्रतिरोध कितना है 1000 ओम बटा वोल्ट कितना है 10, क्या होगी 100, इसमें आएगा ओम प्रति वोल्ट में, ओम प्रति वोल्ट। तो संवेदनशीलता किसे कहते हैं, प्रति वोल्ट ओमिक प्रतिरोध। तो इसका मात्रक ही पूछा है केवल कि मात्रक क्या होता है, ओम प्रति वोल्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम प्रति वोल्ट। किस में है, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया बी, ओम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक PMMC उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को किसकी मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है, यानी एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी एक PMMC है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण है। इसकी जो मूविंग सिस्टम है, जो इसका जो स्पिंडल है, इसको जो यानी ये जो धुरा होता है, मान लो ये इसकी कॉइल है, ये धुरा है, चुंबक होती है मान लो N और S, एक संकेतांक होता है, एक पूर्वांकित पैमाना होता है। ये पूछ रहा है जो स्पिंडल है ये किस पर आलंबित होता है, ये ज्वेलरी बेयरिंगों पर आलंबित होता है, यानी ये जो दोनों तरफ जो बेयरिंग लगे होते हैं इनको क्या कहते हैं, इसे ज्वेल्ड बेयरिंग या ज्वेलरी बेयरिंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ज्वेल्ड बेयरिंग, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूविंग आयरन मीटर का संचालन पर आधारित होता है। मूविंग आयरन मीटर का संचालन इनमें से किस पर आधारित होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इंडक्शन प्रभाव, उष्मीय प्रभाव या शीतलन प्रभाव। तो जो मूविंग आयरन मीटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर आधारित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो ये था जो 23 अगस्त का पेपर। ठीक है दोस्तों,